The British rule in India had great social, economic, and cultural impacts. It led to a various socio-religious reforms and cultural regeneration. The spread of English education introduced the Indians to Western science, philosophy, literature, and thought, and gave rise to the high ideals of liberty, equality, and fraternity in them. The spirit of nationalism pervading the entire world aroused the Indians. Also, at the same time, exploitation and discrimination created utmost dissatisfaction among all the sections of the society. The revolt of 1857 almost shook the foundation of the British Empire in India. The company's rule came to an end and the political power was transferred to the crown in 1858. तो जो ब्रिटिश शासन था भारत में, उसने हमारे भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा सामाजिक, वित्तीय और सांस्कृतिक प्रभाव डाला। इसकी वजह से काफ़ी सारे सामाजिक धार्मिक सुधार हुए और कई सारी संस्कृतियाँ उभर के आईं। फिर जो इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया तो उसकी वजह से भारतीयों को पश्चिमी विज्ञान, फिलॉसफी, लिटरेचर और विचारों के बारे में समझने को मौका मिला और उन्होंने एक इंडियंस के अंदर एक अलग ही प्रकार की सोच भरी, जिसकी वजह से उन्हें लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की भावना भी जागृत हुई। जो दुनिया भर में नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद फैल रहा था, उससे भारतीय भी अछूते नहीं रहे। और उसी टाइम में जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ एक्सप्लॉइट कर रहे थे, भेदभाव कर रहे थे, उसकी वजह से भी लोगों के अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन की भावना जगी। 1857 में जो क्रांति हुई, उसने जो ब्रिटिश साम्राज्य था भारत में, उसकी जड़ें हिला करके रख दी। तो 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश कंपनी का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका शासन ख़त्म हुआ और जो भी राजनीतिक पावर शक्तियाँ थीं वो 1858 में ब्रिटिश शासन को ट्रांसफ़र कर दी गई। The struggle for national independence began in 1905. The period between 1919 and 1934 is known as the Gandhian era or mass movement. Gandhi ji led the non-violent national movement against the British rule. Some revolutionaries also made significant contribution to the freedom struggle. हमारे देश में फिर आज़ादी के लिए जो संघर्ष प्रारंभ हुआ वो 1905 से प्रारंभ हुआ और 1919 से लेकर 1934 के बीच के समय को हम गांधी काल या फिर जो बड़े पैमाने पे आंदोलन हुए उसका गांधी काल कहते हैं, गांधीयन एरा ऑफ मास मूवमेंट। गांधी जी ने इसी काल में जो अहिंसक आंदोलन चलाए देश भर में ब्रिटिश रूल के खिलाफ, इसके साथ ही साथ कुछ और क्रांतिकारी भी थे जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के संघर्ष में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 इंडियंस बिगेन द टास्क ऑफ नेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। Indian became the sovereign democratic republic on 26 January 1950. Integration of states into the Indian Union was ensured by Sardar Patel. Reorganization of states was done in various phases to fulfill regional aspirations. Since independence, India has traded on the path of peace and progress. Today, India is a fast developing country with a sound economy. तो 1947 में आज़ादी के बाद से इंडिया ने काफ़ी तरक्की की और यहाँ देश व्यापी जो इकोनॉमी थी उसमें काफ़ी सुधार हुए। इंडिया 26 जनवरी 1950 को एक स्वायत्त प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक देश बन के उभरा। सरदार पटेल ने ये इंश्योर किया, ये पक्का किया कि जो भी हमारे यहाँ स्टेट्स है वो सब के सब इंडियन यूनियन में मिल जाएं और इन स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने का जो काम था वो अलग अलग फेजेस में शुरू हुआ। फिर इंडिपेंडेंस के बाद से हमारा देश लगातार शांति और तरक्की के रास्ते पे है और आज की डेट में इंडिया बहुत ही तेज़ी से विकसित करने वाला देश है और इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी है। द चेंजिंग नॉमेनक्लेचर ऑफ द
subcontinent and its regions. The Indian subcontinent, comprising the modern countries of India, Pakistan, and Bangladesh, formed the British India Empire until partition 1947. Myanmar, then known as Burma, and Sri Lanka, then known as Ceylon, were a part of the British Empire in Asia until 1937. तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसमें जो आज की मॉडर्न कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब की सब उस समय ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के अंडर में थी, जब तक कि हमारे देश के टुकड़े नहीं हो गए 1947 में। म्यांमार को उस समय बर्मा के नाम से जाना जाता था, और श्रीलंका जो उस समय सीलोन के नाम से जाना जाता था, वो भी 1937 तक ब्रिटिश एम्पायर के अधीन था। The India Independence Act 1947 partitioned India into two parts. The province of Balochistan, Sindh, and northwest frontier provinces went to Pakistan, while Punjab and Bengal were divided between the two dominions of India and Pakistan. The Muslim majority areas of these provinces were given to Pakistan. Sir Cyril Ratcliffe drew the boundary lines. The two parts of Pakistan, that is West Pakistan and East Pakistan, lay on two sides of India. Later in 1971, East Pakistan separated and emerged as an independent nation of Bangladesh. जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, उसके मुताबिक भारत के दो हिस्से किए गए। जो बलूचिस्तान, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत थे वो पाकिस्तान के हिस्से में गए, जबकि पंजाब और बंगाल को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिवाइड किया गया। इधर के जो मुस्लिम मेजॉरिटी यानी मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे वो पाकिस्तान को दे दिए गए। सर साइरिल रैटक्लिफ ने एक बाउंड्री लाइन खींची जिसे हम रैटक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान के दो पार्ट थे, जिनमें वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जो इंडिया के दो तरफ पड़ते थे। बाद में 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग कर दिया गया और एक नया स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हुआ जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश।